सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। इट्स सच अ बिग रिलीफ अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े दिनों बाद पीटीआई ने मुझे थोड़ा सा रिलीफ दिया है। आज पीटीआई नहीं, नून लीग मुखालिफ प्रोग्राम होगा। नून लीग, आपको तो पता ही है, नवाज शरीफ साहब बीमार हैं। जैसा एतजाज़ अहसन साहब ने बताया कि यहाँ उन्होंने, खैर जो जुमला का मैं कह नहीं सकता, उन्होंने कहा दोनों भाई बहुत होशियार हैं, पैसे भी बचा गए और बाहर भी चले गए। नवाज शरीफ यहाँ फलां होते थे और वहाँ बरतानवी इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें करते हैं। हुकूमत अब कुछ भी कर ले, नवाज शरीफ को वापस नहीं ला सकती। अल्ताफ़ हुसैन और इसहाक डार की मिसालें सामने हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब मैं राना सनाउल्लाह साहब के बयान को देखता हूँ तो एक कहकहा मारने को दिल चाहता है। कहते हैं नवाज शरीफ दिल के ऑपरेशन के फौरी बाद वापस आएंगे। ये दुनिया का पहला और आखिरी दिल का ऑपरेशन है जो दिल ही दिल में हुए जा रहा है और अपने ही तौर पे हुए जा रहा है। यार इसके लिए कहीं अस्पताल चले जाओ भाई, कोई जर्रा पकड़ लो कहीं से। यहाँ गोलीमार में जो सान्या हुआ है, यहाँ गोलीमार में बहुत होते हैं, लालू खेत वगैरह, यहाँ कहीं से किसी को तो ले जाओ। शहबाज शरीफ या वो भी सीख गए हैं, वो भी कर देंगे। एतजाज़ अहसन साहब ने जो कहा, बहरहाल अब वो सिर्फ वो अकेले नहीं हैं, नून लीग में भी अब यही सब बातें होने लगी हैं। सबसे अच्छी बात ये, जाहिर है कि उन लोगों को मुंह देना है यार। कब तक वो एक ऐसी सौगात बेचते रहेंगे जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। नून लीग अब बंद गली में आ चुकी है। नवाज शरीफ साहब, जैसा कि आपने देख लिया, उनकी बीमारी का उक़दा तकरीबन खुल ही चुका। शहबाज शरीफ साहब की बहादुरी की दास्तानें अनका हुई। अब वो दरसी कुतुब में जो पढ़ाया जाता था कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग हु वाज वेरी पुअर, अब उस तरह की तमाम किताबें जला दी गई हैं। एहसन इकबाल साहब ने, अयाज सादिक साहब ने बिलावल साहब से मुलाकात की है और मुलाकात में जाहिर है कि उन्होंने अपना नन्ना मुन्ना सा एहतजाज कराया है। बिलावल साहब की वो जो जिहादी कार्रवाइयाँ जारी हैं नून लीग की सियासत को एक्सपोज करने के लिए, उन्होंने सौदा बेचने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन आज मुझे बिलावल साहब पे बड़ा प्यार आया भाई। उन्होंने ये सौदा ख़रीदने से साफ इनकार कर दिया। कह रहे हैं कि हुकूमत को तनकीद का मौका मिलता है शहबाज शरीफ साहब की मुल्क में अदम मौजूदगी की वजह से, इसलिए उन्हें मुल्क में होना चाहिए। बात गलत भी नहीं है, बात ठीक है। ताहम यहाँ एहसन इकबाल साहब वो एक मरतबा फिर खिजालत मिटाते नज़र आए। उन्होंने नाराज़ लीगी रहनुमाओं को लोटा कह करके और अपना खाना पूरी करने की कोशिश की। ताहम नवाज शरीफ साहब को ही लोटा कह देने वाले नाराज़ लीगी रुकन निशात डाहा साहब ने, उन्होंने कहा कि अगर मैं लोटा हूँ तो क्या हुआ, यहाँ तो नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गीलानी, शहबाज शरीफ और शाह महमूद कुरैशी समेत सब लोटे हैं। और उन्होंने ये भी कहा, एक पुरानी खबर उन्होंने जारी की, पता नहीं क्यों, हालांकि इसकी ज़रूरत क्या थी। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ तो बनी ही लोटों से है। अब ये एक अलग सवाल है। अब सबसे आखिर में आज मैं दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ नून लीग का कि उन्होंने मुझे रिलीफ दिया। सबसे आखिरी स्टोरी है आज इमरान खान साहब की, वरना सबसे पहली और सबसे आखिरी स्टोरी यही हुआ करते थे। कह रहे हैं किसी ने सड़कों पर सोए हुए लोगों का नहीं सोचा। सड़कों पे सोए हुए लोग कह रहे हैं पहले तो हमारे कारोबार थे, पहले तो हम खुशहाल थे, सड़क पे तो आपके आने के बाद आए हुजूर, सोचें भी तो आप ही, ये काम तो आप ही ने किया है। कहते हैं कि लोगों के लिए हुकूमती एहसानात गिनवाए। फरमाते हैं कि मुल्क भर में 160 पनाहगाहें कायम की, गरीबों के लिए लंगर खाने खोले। ये अच्छा है। चादर ओढ़ के जो पी रहा हो तुनेट्टी के पुल के नीचे, उसको खाना खाने के लिए सैलानी के अलावा एक और जगह मिल गई, ये आपने बड़ा तीर मारा। इस काम के लिए हमने वज़ीर आज़म चुना था, इस काम के लिए हम आपको हुकूमत मिलाए, ज़बरदस्त। इसके बाद फिर वही रह जाता है जो मैंने लिखा है कि आए अंदली करें मिल के आउजारियाँ। उसके बाद वाला मिसरा बड़ा मुश्किल है, उसको फिर कभी सुनाऊँगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब हमरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रमेश कुमार साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से कैसर अहमद शेख साहब। पहले आज आजिज़ धामरा साहब के पास चले जाते हैं। आजिज़ धामरा साहब, हुजूर वाला कैसे मिजाज हैं? आप ठीक
ठीक है नूरुल आरफीन साहब? सर आज मैं अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर, बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ नून लीग की मेहरबानी से। सर ये मुझे बताइएगा, एतजाज़ अहसन साहब ने आज जो जिहादी कार्रवाई की है, आज जो उन्होंने तालिबान की तरह अल्लाह अकबर कह के ये बम फोड़ा है, हुजूर वाला ये बातें नविश्ते दीवार थी, इनको कहने की कोई ख़ास ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन माशाअल्लाह जब एतजाज़ अहसन साहब कहते हैं तो फिर बात में एक नया रंग, एक नई चाशनी सी फील होती है। बात कुछ बहुत ज़्यादा गलत भी नहीं है। कोई तबसरा अगर आप फरमाना चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नूरुल आरफीन साहब, एतजाज़ अहसन जो है वो कोई दहशतगर्द तो है नहीं कि आज उन्होंने कोई बम फाड़ा, बल्कि उन्होंने वो बातें की हैं जो मेरे ख्याल में आपने अपने तबसरे में कही कि अब ये फीलिंग जो है वो खुद मुस्लिम लीग नून के अंदर भी है कि मुल्क के अंदर इतनी जो है वो महंगाई के तूफान और इतने इश्यूज के बाद असेंबली जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन से महरूम है। और ये बात खुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कही, और ये बात जरूर कही उन्होंने कि इनको यहाँ पे आना चाहिए। वो अलग बात है कि हाउस जो है वो दोनों चेयर से महरूम है, लीडर ऑफ अपोजिशन से भी, लीडर ऑफ हाउस से भी। तो गालबन एतजाज़ अहसन साहब ने वही बातें की कि आपने जाने दिया, अब आप जो हैं वो रो रहे हैं कि वो कब आएंगे और आना चाहिए। इस तरह के मुतालबात अब हुकूमत कर रही है जो पहले खुद PMLN करती थी कि मियां नवाज शरीफ साहब को जाने दिया जाए। अब हुकूमत जो है वो बेचारी खुद ये मुतालबात करते हुए नजर आती है कि मियां साहब को वापस आ जाना चाहिए, मगर जाहिर है मियां साहब बाहर गए हैं और उनकी पार्टी कह रही है कि वो ठीक नहीं है, वो अपनी ट्रीटमेंट पूरी कराएंगे। तो एतजाज़ अहसन साहब की जो अपना मिजाज है बात करने का, उन्होंने जरूर एक तनकीद के हवाले से बात की है, मगर खुद PML नून के अंदर से भी ये आवाजें आना शुरू हो चुकी हैं। तो जाहिर है मैं और आप और सारे जो इंडिपेंडेंट इदारे हैं वो इस तरह के तबसरे जरूर करेंगे, मगर फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि ये PMLN ही बेहतर पोजीशन में है कि वो बता सके कि वो मियां साहब, मतलब मियां शहबाज शरीफ साहब कब वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। क्योंकि मैं मियां नवाज शरीफ की बात अगेन मैं जाती तौर पर भी नहीं करना चाह रहा, क्योंकि उनको खुद पंजाब हुकूमत ने, जो PTI की हुकूमत है, उन्होंने खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो बड़े सीरियस बीमार हैं और उनको जाने दिया जाए। अब वो अगर चले गए तो उसकी जिम्मेदारी ज्यादातर जो है वो हुकूमत के ऊपर आयद होती है। तो हुकूमत खुद भी जवाब दे कि वो बीमार थे या नहीं थे। अगर थे तो अब सवाल क्यों कर रही है, अगर नहीं थे तो क्यों कह रहे थे कि सीरियस बीमार हैं। हुकूमत से तो सर बाद में पूछेंगे, हुकूमत से बल्कि बहुत देर तक पूछेंगे। आज हमारे पास मौजूद हैं रमेश कुमार साहब, लेकिन आज चूंकि प्रोग्राम का फॉर्मेट ही उलट है, आज मैं आपके बाद नून लीग के पास जाऊंगा, उसके बाद फिर दोबारा आपके पास ज़रूर आता हूं। थोड़ा सा तवक्कुफ़ की इस्तदा है। आजिज़ धामरा साहब, कैसर अहमद शेख साहब, सर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूं। सर ये मुझे बताइए हुजूर वाला, एतजाज़ अहसन साहब, जैसा कि अभी हम गुफ्तगू फरमा ही चुके हैं, मेरा इंट्रो अगर आपने सुन लिया है तो बात ही ख़त्म, सब धड़म तख्ता हो गया ये तो। सर ये अच्छा मरीज़ है, डॉक्टरों को पकड़ा ही नहीं दे रहा है, कभी अफगान सदर से मिल जाता है, कभी बरतानवी इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें करता है, कभी रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए तस्वीरें शाया हो जाती हैं। ऊपर से राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि दिल के ऑपरेशन के बाद, सर ये मैंने जैसे कि कहा, ये पहला ऑपरेशन होगा और दुनिया का आखिरी भी, जो दिल ही दिल में हुए चले जा रहा है। इसके लिए किसी नाई, किसी हज्जाम, किसी जर्रा, किसी डॉक्टर, किसी हकीम, किसी वैद्य की ज़रूरत नहीं है। सर खासी सर्जरी सीख गए मेरा ख्याल है दायरे गैर में रह के शहबाज शरीफ साहब, अगर आप कोई निशाने राह देना पाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरफीन, आपका जो तर्ज है अंदाज़ वो वाकई बड़ा अछूता है और आप बड़े दिलचस्प तरीके से पैराइए से बात करते हैं। ये ठीक है, आज आप कह रहे हैं नून लीग की बारी है, अच्छी बात है, बात होनी चाहिए, सब पार्टियों के बारे में डिस्कस होना चाहिए और क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए, क्योंकि हम पॉलिटिकल लोग हैं और हमें क्रिटिसिज्म हम सुनते रहते हैं। जी जी, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, देखिए ना, खुद हुकूमत ने, इसमें तो कोई शक दो राय भी नहीं है कि हुकूमत ने खुद मेडिकल बोर्ड की एडवाइस पे और ख़ुद शौकत खानम के डॉक्टर की
बात पे और जो कराची के हॉस्पिटल्स हैं वो सारे हर जगह से कि आगा खान के स्पेशलिस्ट को मंगवा के तो ख़ुद उन्होंने भेजा है कैबिनेट मीटिंग के बाद। अब वो दूसरे तरीके से बात कर रहे हैं, नहीं जी मियाँ साहब बीमार हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। और आज से नहीं है, मियाँ साहब की बीमारी जो दिल की है वो तो कई बार वो उनका कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन हो चुके हैं, वो चेक करवा रहे हैं। और उसमें आपको ये अगर नज़र आ रहा है कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हैं या किसी से मिल रहे हैं, तो इसमें हार्ट की बीमारी में आप भी जानते हैं नूरुल आरफीन, कोई ये मकसद नहीं होता कि वो बेड पे ही लेटे रहे। बहरहाल उनकी बीमारी में तो कोई शायबा नहीं है। हाँ, जहाँ तक लीडर ऑफ अपोजिशन के आने का तल्लक है ना, हमारे भी मेंबर कह रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन को यहाँ आना चाहिए, वो हमें गाइड करें। कल मोहसन रांझा ने पार्लियामेंट पार्टी की जो मीटिंग है उसमें खुल के कहा है, तो हमारे कई मेंबरान ये महसूस कर रहे हैं कि मियाँ साहब क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन हैं और हमें खुद उनकी गाइडेंस की ज़रूरत है, डायरेक्शन की ज़रूरत है। हमें मुख्तलिफ टॉपिक्स पे जब तक उनकी ओपिनियन मिले तो कोई बातचीत हो सकती है ना। तो आपकी बात दुरुस्त है। और आज एतजाज़ अहसन ने तो अपने अंदाज में, क्योंकि उनको मियाँ साहब से ना ख़ास रुग़बत है, वो बड़ा तल्लक रहा है उनका आपस में और उनका एक अंदाज़ है, तो उन्होंने ये बात की। और ये हकीकत है कि यूके से अब जो हुकूमत ये जो है ना अब अपनी खिजालत मिटा रही है जो बात करके कि वो कहते हैं जी हमसे गलती हो गई, उनका अपने कहने, हालांकि ऐसा नहीं है, मियाँ साहब बीमार हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि हमने गलत फैसला कर लिया और अब उनको वापस आना चाहिए। उनके लिए चिट्ठी, कभी कहते हैं चिट्ठी लिख दी है, कभी कहते हैं चिट्ठी नहीं लिखी। ये भी नहीं पता कि क्या चिट्ठी लिखी है, कोई आप ही पता कर लें नूरुल। सर मैं अभी पता करता हूँ, रमेश कुमार साहब हमारे पास मौजूद हैं। रमेश कुमार साहब, सर गाना पुराना है लेकिन सुना जरूर होगा आपने, चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दूं। सर वो तो चलो सैया जी की थी, वो खोलते हुए जरा हिजाब भी आता होगा किसी पराये आदमी को, पता नहीं क्या लिखा है अंदर। लेकिन यहाँ आप लोगों को तो कुछ ना कुछ पता होगा कि उस चिट्ठी में जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने लिखी है उसमें क्या कुछ लिखा है, और अगर लिखा ही है तो क्यों लिखा है। क्योंकि हुकूमत ने नवाज शरीफ साहब को बीमार जान के ही उन पर बकौल इमरान खान साहब के कि मुझे रहम आ गया था, हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी चलिए हम ये सौदा खरीदे लेते हैं कि उनको रहम आ गया होगा, चलिए हो सकता है। सर ये अब हुकूमत के पास खिजालत मिटाने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं, अब सिर्फ आप टी टाँ हवाई फायर करते रहेंगे और कोई काम नहीं है आपके पास, क्योंकि आपको पता चल गया कि यार ये तो हमने जो है वो भूसी टुकड़े खरीद लिए हैं और वो भी कैश पे। आपको नींद आने लगी। हालांकि सवाल मेरा अपने तौर पे बड़ा ही दिलचस्प था, कुछ अगर रहनुमाई करें आप। नूरुल आरफीन, पहली चीज़ तो ये मैं आनियर कह रहा हूँ कि मियाँ साहब की तबीयत सीरियस थी और सीरियस है, इसमें कोई शक नहीं है। और उनको जो हेल्थ ग्राउंड के ऊपर जो उनको ज़मानत मिली और उनको जो एग्ज़िट मिला यहाँ पे जाने का, मैं समझता हूँ वक्त और हालात की ज़रूरत थी और वो बिल्कुल सही मिला। आज अगर वो कहीं बाहर रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं तो ये अच्छी बात है। पेशेंट्स को जितना आप बाहर के एटमॉस्फेयर में लगाएं उसका मूड चेंज होता है। जब आदमी मेंटली रिलैक्स होता है तो पेशेंट उतना बेहतर हो जाता है। सर थोड़ा सा तवक्कुफ, मैं बहुत सीरियस था लेकिन आपने सब धर्म भरम कर दिया। सर दिल का मरीज अगर मैं उसे कैप्री सिनेमा ले जाऊं फिल्म दिखाने के लिए, ऐसे हम नहीं, मुझे पहले कंप्लीट करने दें। जी सर। नूरुल आरफीन मुझे कंप्लीट करने दें, नहीं मुझे कंप्लीट करने दें, मैं पहले कंप्लीट करूं फिर आपको मौक़िफ़ मिलेगा। पहले दूसरी चीज़ ये कि ज़मानत कैंसिल होने की मैं समझता हूँ कि चाहे कोई भी पेशेंट हो चाहे जो हो, जो एक तो देखो ये फैसिलिटी जो मियाँ साहब को दी गई ये हर आम बंदे के पास फैसिलिटी नहीं है। कम से कम ये मियाँ साहब को भी सोचना चाहिए जो 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रहा कि आज मेरे ऊपर आई और मुझे वो फैसिलिटी मिली, मगर मैंने अपने दौर में वो फैसिलिटी औरों के लिए क्यों नहीं की। अब ये ज़मानत कैंसिल क्यों जो वो गवर्नमेंट चाह रही है, एक सिस्टम होता है जो भी गवर्नमेंट हो, जब कोई भी एक मुजरिम जिसके हवाले से केस चलता हो और वो ज़मानत के ऊपर जा रहा है तो उसको गवर्नमेंट के साथ तावन करना चाहिए। वो वहाँ पे क्या कर रहा है, मेडिकल सर्टिफिकेट, उसकी रिपोर्ट्स, वो सारी शेयर होती है गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट को सेटिस्फाई किया जाता है कि इस वक्त हमारा ये इलाज चल रहा है और लिहाजा आप हमारी जो है एक्सटेंशन को, ज़मानत को और आगे बढ़ाएं। अगर कोई भी बंदा जाए, चाहे वो बीमार है या चाहे सही हो गया
चाहे कुछ भी कर रहा है, मगर गवर्नमेंट को सेटिस्फाई करना, गवर्नमेंट की हैसियत को मानना उसका फ़र्ज़ बनता है। अगर वो नहीं मानेगा तो लाजमी गवर्नमेंट ये कहेगी कि उनको बीमारी है नहीं, वो ठीक है और वो ज़मानत से भाग रहा है, आप एप्लीकेशन दोगे नहीं तो इलाज कैसे होगा। तो इस हवाले से लाजमी गवर्नमेंट चिट्ठी भी लिखेगी, गवर्नमेंट ज़मानत कैंसिल के लिए भी बात करेगी और वो गवर्नमेंट का हक है। अब आप इतने सुपीरियर बन गए कि गवर्नमेंट को पूछेंगे ही नहीं, तो गवर्नमेंट चिट्ठी भी लिखेगी और गवर्नमेंट जो है वो उसकी ज़मानत कैंसिल के लिए भी रिक्वेस्ट करेगी। अब आ जाए शहबाज शरीफ साहब के ऊपर। देखिए, शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ अपोजिशन है। इस वक्त नून लीग की जो लीडर ऑफ अपोजिशन की इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है असेंबली के अंदर। आप लंदन 7 घंटे की फ़्लाइट है, आदमी तो हर दूसरे दिन आ जाता है। हमारी कोई मीटिंग होती है, मैं CPA के अंदर गया, 1 दिन के लिए गया था, 1 दिन में गया, मीटिंग अटेंड की, दूसरे दिन वापस आ गया। तो ये कौन सा बड़ा मसला है? आपको अगर देखना है अभी इजलास चल रहा है, आप आएँ, सैटरडे संडे दोबारा वापस चले जाएँ। ये जो चीज़ें नहीं होती हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, ये चीज़ें फिर एजाज हसन साहब को बोलने का बिल्कुल मौका मिलता है और वो इस अंदाज से बोलते हैं जो आज शाम से सारी मीडिया के ऊपर वही बातें चल रही है। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूं। रमेश कुमार साहब, आजिज दामरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अंदाज वो ऐसा ही होता है जो हम शाम को उसके ऊपर टॉपिक। राइट सर, गॉट यू पॉइंट। आजिज दामरा साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? जी मैं कम से आजिज दामरा साहब, हुजूर वाला सर आपको मानना चाहिए। एतजाज एहसन साहब को, रमेश कुमार साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। अगर अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना है तो रमेश कुमार साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, हुजूर वाला। अच्छा आजिज दामरा साहब, सर एतजाज एहसन साहब कहते हैं कि बरतानिया सियासी लोगों को बेदखल नहीं करता। अल्ताफ़ हुसैन और इसाक डार की मिसाल सामने है। सर यही वजह है कि अल्ताफ़ हुसैन जब कराची में अंदाता बने हुए थे, पाकिस्तानी सियासत के गॉडफादर थे, जब उनके ताउन से मफाहमत का दस्तरखान भी यहाँ बिछा हुआ था, आप लोग भी मुस्तफ़ीद हो रहे थे, इसीलिए आप लोगों ने भी अल्ताफ़ हुसैन को वतन वापस लाने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि एतजाज एहसन साहब को पता था, का मतलब आप लोगों को पता था कि बरतानिया में ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराएगा। देखिए, नूरुल आरफीन साहब उन्होंने एक कानूनी बात की है और जाहिर है कि हमारे मुल्क में और बरतानिया के दरमियान इस तरह का कोई मुआहदा नहीं है। ये तो PTI ने आके ये बात कही और शदमत के साथ की कि हम जो चाहें कर सकते हैं। वो इस तरह बात कर रहे थे जैसा खातून अवल किसी मज़ार पे गई, उनको प्रोटोकॉल नहीं मिला तो 150 पुलिस वाले और 80 के करीब जो हैं वो औकाफ खाते के जो एहलकार हैं उनको बदली कर दिया। तो वो इस तरह फील कराते रहे पूरी कौम को कि वो जब चाहें, यहाँ की PTI की सरकार अगर बोलेगी तो वो भागे भागे जो वहाँ की बरतानिया की हुकूमत है और वो इनको वो जो लोग चाहिए होते हैं वो इनको देंगे। इससे पहले भी इसाक डार के लिए यही कहते रहे कि अभी हम खत लिख रहे हैं, अभी उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, अभी वो जहाज में बैठे हुए हैं, अभी वो पाकिस्तान में पहुंचने वाले हैं, मगर ऐसा हुआ नहीं। तो इस सारे पस मंजर को जो है वो एतजाज हसन साहब ने एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ये बात की है। राइट सर। कैसर अहमद शेख साहब, हुजूर वाला, आज एहसन इकबाल साहब ने जो फरमाया उसमें कुछ ऐसा भी था। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ का वतन से बाहर रहना नवाज शरीफ के इलाज का हिस्सा है। सर जोड़ियां हमने बहुत सुनी, जय वीरू की सुनी, राम लखन की सुनी, लेकिन ऐसी जोड़ी ना आंखों ने देखी, ना हमने कभी कहानियों में पढ़ी। सर ऐसा क्या है कि मतलब शहबाज शरीफ साहब को देख देख करके मियां नवाज शरीफ साहब का BP नॉर्मल रहता है? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो कमांडर इन चीफ हैं और उनकी नाक के नीचे जो है वो जाहिर है कि उनके छोटे भाई साहब हैं। बस यही एक रिश्ता है। जाहिर है रिश्ता तो बहुत अहम है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि वो उनको अगर सुरमे की तरह अपनी आंखों में नहीं डालेंगे तो फिर उनको दिखाई नहीं देगा। ये कौन सी फिल्मों की परियों की कहानियां हमें सुनाई जा रही होती हैं और हमें ये समझा जाता है कि हम बिल्कुल वही हैं जो मैं इस वक्त ऑन एयर नहीं कह सकता। सर ये दास्तान अमीर हमजा कब ख़त्म होगी, एक तो ये बताइए, और दूसरी बात ये है कि अल्लाह आपको नेकी दे, वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ जब तक चाहें लंदन में रुकें, इसका मतलब है कि हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें, उनके आने से बेफिक्र हो जाएं? नहीं नूरुल आरफीन, हमें तो यही बता रहे हैं कि जल्द इंशाल्लाह मियाँ शहबाज शरीफ वापस आएंगे। हम भी यही चाह रहे हैं, हमारी पार्टी के मेंबर्स भी यही चाह रहे हैं। जहाँ तक एतजाज एहसन का तल्लक है, वो हमारे सीनियर एक कानूनदान हैं, लेकिन इससे पहले भी आप याद रखिए ना, बेगम कुलसूम नवाज़ के बारे में भी जो उन्होंने बात की और बाद में उन्होंने रिग्रेट किया,
खुद एतजाज़ एहसन साहब, क्योंकि उनके मियाँ साहब से बड़े देरीना तल्लुकात हैं हर किस्म के, और बड़ी मोहब्बत वाले तल्लुकात हैं। तो आज उन्होंने जिन अल्फाज में बात की वो एक कानूनी बात उन्होंने की है, ठीक है, लेकिन हम तो खुद चाह रहे हैं पार्टी वाले, और कल मैंने आपसे कहा कि पार्टी में कई मेंबरों ने ये बात की, और मैं भी, मेरी तरफ से भी यही ख्वाहिश है कि लीडर ऑफ अपोजिशन भी असम्बली में आए और लीडर ऑफ हाउस भी असम्बली में आए। देखो ना, लीडर ऑफ हाउस ने कहा था, आपको याद होगा वो वादा, ये चिट्ठी तो खैर अभी लिखी गई है, और लेकिन वो आपको वादा भी याद होगा ना, जब उन्होंने कहा था कि हर हफ्ते हम आएंगे और एक दिन हम क्वेश्चंस का जवाब देंगे। ये हर, और ब्रिटिश पार्लियामेंट की वो, क्योंकि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के वो बहुत कोट करते थे ना, तो उन्होंने कहा कि वहाँ वज़ीर आज़म हफ्ते में एक दिन खुद क्वेश्चंस लेते हैं और उसके जवाब देते हैं। सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मुझे ब्रेक पर जाने की कॉल दी जाने ही वाली है। मैं रमेश कुमार साहब से एक मुख्तसर सा देखे हुए ना, और उनका मुख्तसर सा जवाब भी हासिल हो जाए। कैसे रमेश साहब, सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, मैं आपकी तरफ आता हूँ। रमेश कुमार साहब, सर ब्रेक की कॉल दी जाए, इससे पहले मैं आपसे ये जानने का कहा हूँ कि तहरीक इंसाफ को सर से पांव तक सर तापा लोटों की जमात कहा है उस एक रुकन ने जिसने थोड़ी देर पहले या थोड़े अरसे पहले या थोड़े घंटों पहले उस्मान बुज़दार से जाकर के मुलाकात का शर्फ भी हासिल किया और फिर उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। उन्होंने नवाज शरीफ साहब को खुद भी लोटा कह दिया, यूसुफ रज़ा गिलानी को भी कहा अल्लाह आपको नेकी दे, और किसको कहा, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और शाह महमूद, इन्होंने कहा सब लोटे हैं। सर ज़रा लोटों पर ज़रा ये जो मजमून लिखा गया है इसमें ज़रा कीड़े निकालिए ताकि फिर मैं ब्रेक पर जाऊँ। पहली चीज़ तो ये कि अल्फाज का चुनाव अच्छा होना चाहिए। एहसन इकबाल ने भी आज गलत बात की है, और मगर डाह ने जो वहाँ पे बात की है वो भी गलत बात की है। जिस थाली में खाना खाया हो और उसी थाली में थूकना उसका भी फ़र्ज़ नहीं बनता है, मगर हर पॉलिटिकल सोच समझ वाले बंदे को अपना इख्तियार है, अपनी सोच के मुताबिक वो किसी टाइम कोई भी फ़ैसला कर सकता है कि भाई मुझे आज इसकी एफिलेशन से अलहदगी इख्तियार करता हूँ, मगर अलहदगी इख्तियार करने के लिए उसको छोड़ना ज़रूरी चाहिए कि भाई मैं आज इस पार्टी से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ और मैं उस पार्टी में जा रहा हूँ, ऐलान करके फिर जाए। मगर आप एक प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, क्या सर तहरीक इंसाफ को जो उन्होंने सर से पांव तक लोटों की जमात का तबसरा फरमाएं, मुख्तसर ब्रेक पर जाने की कॉल दी जाने वाली है। देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर मुख्तलिफ सोच वाले लोग जो अपना एक वज़न रखते हैं वो हर जगह पे होते हैं। क्यू में भी थे, PMLN में भी थे, PTI में भी हैं। ये कहना कि लोटों का ये अल्फाज का चुनाव सीनियर सियासतदानों को ही अच्छा नहीं लगता है। मैं नहीं समझता कि ऐसे, और जब भी आदमी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है तो दूसरे दिन उसके पास ही ऐसा सिस्टम होता है। क्या यहाँ पे आज जो हैं जो लोग वो क्या PMLN में पहले नहीं थे, वो क्या उससे पहले सर गॉट यू पॉइंट। यहाँ मुझे ब्रेक की कॉल दे दी गई है, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। आजिज धामरा साहब, रमेश कुमार साहब और शेख साहब से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर अपनी गुफ्तगू को कुछ मजीद आगे बढ़ाएंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब मौजू थोड़ा सा चेंज करना है। अब जिन मौजूआत का अहाता करना है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट एक बहुत ही पुरलुत्फ खबर है जो बता रही है कि हुकूमत और अपोजिशन सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने पर मुत्तफिक। आपको ये बताते हुए नहायत मुसर्रत महसूस नहीं कर रहा हूँ कि ये हुकूमत, इससे पहले जो हुकूमत थी, वो पोजीशन जो इस वक्त है, वो जो इक़्तिदार में थी, वो सब जी भर करके सेनेटर्स की खरीदो फरोख्त में न सिर्फ मुलव्विस रहे हैं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह इस शॉपिंग में सब ने जी भर करके हिस्सा डाला है। जरदारी साहब जिस वक्त सेनेटर्स की शॉपिंग किया करते थे, मैं उस वक्त किसी और चैनल पे प्रोग्राम कर रहा था, दिन रात धड़म तख्ता किए हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी शॉपिंग हो करके ही रही। जाहिर है कहाँ मैं और कहाँ जरदारी साहब। पहले आजिज धामरा साहब के पास जाते हैं, उनकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए ये पूछने की कोशिश करते हैं कि जब दांत ही ना रहे तो फिर अखरोट से तौबा करने का क्या मतलब। आजिज धामरा साहब, सर बहुत देर नहीं कर दी तौबा करते करते? देखें नूरुल आरफीन साहब, ये इशू जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जरूर है। इससे पहले खुद APS हजरात के ऊपर भी ये इल्जामात लगते रहे हैं, और सेनेट के अंदर अभी जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था चेयरमैन का,
उसमें यकीनन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और सिस्टम के लिए शर्मिंदगी का मकाम था। पीपल्स पार्टी जो भी इस तरह का कोई बिल आया उसमें बिल्कुल अपना भरपूर ताउन करेगी। मैं खुद 6 साल सेनेट में रहा हूँ। अब जाहिर है मुझे अपनी जात के हवाले से बात करने में जरा कोई अच्छाई नहीं लग रही, मगर इस सिस्टम के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव किरदार जरूर मौजूद हैं। वो चाहे आप सेनेट का मिसाल दें या मुआशरे के बहुत सारे दूसरे जो है तबकात, उनमें अगर हम बहस करेंगे तो ये पाई जाती है चीजें जिसको जरूर ठीक करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो कल की मिसाल दे रहे हैं आज हम इसलिए रुके रहे हैं कि कल ये बात क्यों हुई थी। अगर आने वाले कल के लिए हम कोई बेहतर कानून साजी करते हैं, ना सिर्फ सेनेट बल्कि मुआशरे के अंदर तमाम उन तबकात के अंदर जिसमें से ये इल्जामात हमारे ऊपर लगते रहते हैं, जिसमें खुद मीडिया हाउसेस के ऊपर भी इस तरह के इल्जामात लगते रहते हैं और जाहिर पार्लियामेंट के ऊपर भी ये इल्जाम लगते हैं, तो नोट इसलिए की जाती है कि जो सुप्रीम इदारा होता है उसमें अगर इस तरह की कोई चीज पाई जाती है तो उसको कोर्ट भी किया जाता है और उसका नोटिस भी लिया जाता है। तो अगर इस तरह की कोई कानून साजी बनती है तो पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल उसको वेलकम करेगी। दुरुस्त है। कैसर में शेख साहब, सर हुजूर वाला, आप जब इक़्तिदार में नहीं थे, जब जनरल मुशर्रफ के ज़माने में आपका सब्र आजमाया जाता था, उस वक्त मियां साहब ने बड़े बड़े दावे किए थे, बड़े बड़े दावे किए थे कि इसको नहीं लूँगा, उसको नहीं लूँगा। उसके बाद जब इक़्तिदार मिलने की सबील कुछ पैदा हुई तो एक बड़ा सा गुस्साल को बुलाया गया, एक बहुत बड़े से टब का एहतमाम किया गया और उसमें सबको डुबकियाँ लगवाई गई और जिनको पाक साफ़ करना मकसूद था उनको पाक साफ़ करके और नून लीग का झंडा हाथ में थमा दिया गया और कहा गया चल बच्चू आ जा। मारवी मेमन और अमीर मुकाम 2 मिसालें तो उस वक्त फ़ौरन मुझे याद है, तो मैं आपको कह देता हूँ, तरदीद कर सकते हैं तो कीजिए, फिर उसके बाद पूरा प्रोग्राम इसी के गिर्द इंशाअल्लाह ताला घूमेगा। आई डोंट केयर सर। लेकिन अब ये मुझे बताइए, जब दांत गिर गए तो अखरोट से तौबा कर रहे हैं, जब हाथ में कुछ था और तब आप नहीं मानते, तब तो समझ में आ रही थी बात। ये कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा वाली बात नहीं है। नूरुल आरफीन, आप बड़ा अच्छा तजिया करते हैं। देखिए, हमें सही हकीकत पसंदाना बात करनी चाहिए। हमारे मुल्क में ग्रेजुअली चीज़ें बेहतर हो रही हैं, बहुत कुछ हुआ है और जो कुछ हुआ है उस पर हम सिवाय तबसरा करने के या रिग्रेट करने के, लेकिन अब अगर कोई बेहतरी की राहें हो रही हैं, ग्रेजुअली होगा, वो भी मैं नहीं कि समझता कि एक दिन में होगा, लेकिन कोशिश हो रही है। जो एक हमारा सिस्टम था ना, तो सिस्टम से आपने तो देखा कि क्या मामलात हमारे यहाँ रहे, जुडिशरी के क्या मामलात रहे, हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट के क्या मामलात रहे, हमारे यहाँ पार्टियों ने क्या रोल प्ले किया। तो आप जिस किसी को भी किसी टॉपिक पे बात करेंगे ना कोई बातें ज़रूर निकलेंगी और हम सब परफेक्ट नहीं हैं, कई गलतियाँ हमसे हुई हैं और हमने यही सोचना है बजाय कि हम उस पे ही तनकीद करते रहें। अब बेहतरी की ये जो अभी कुछ हुआ है, जो वोटिंग हुई है चेयरमैन के ख़िलाफ़, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वो तो सबके सामने है। अब उसमें तो कोई तबसरा ही नहीं हो रहा। जो इंक्वायरी बिठाई गई थी उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। तो बहरहाल हमें इस जो हमारे पिछले मामलात थे उसमें रिग्रेट है और ये समझते हैं कि परफेक्ट हमारे यहाँ जमहूरियत नहीं रही और ग्रेजुअली ये चीज़ें बेहतरी होगी और एकदम अब भी मैं नहीं समझता कि हर चीज़ सारी ठीक हो जाएगी। कई हमारे यहाँ मैनिपुलेशन है, कई प्रेशर हैं, कई हमारे जो मामलात हैं उसमें डिसीजन जो होते हैं उसमें हर किस्म के बैरूनी और अंदरूनी प्रेशर होते हैं। अब आप देख रहे हैं, अब आप देख रहे हैं ना कि इस वक्त IMF और FATF। जी बिल्कुल ठीक है। रमेश कुमार साहब हुजूर वाला, जरा थोड़ा सा तवक्कुफ, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा हुजूर वाला। सर, हुकूमत और अपोजिशन दोनों हवाले से ये खबर पूछी थी। अच्छा, हुकूमत में इत्तेफाक से आप हैं? जी जी जनाब वाला, इलेक्शन से पहले वो जो सियासतदानों की शॉपिंग हुई थी वो एक तैयारे में, वो भी आप जानते हैं। काइंडली आपसे इल्तिमास है, दस्त बस्ता झुटलाइएगा नहीं प्लीज़, क्योंकि मुझे बहुत सारी और बातें भी अभी करनी है। अगर आप झुटलाएंगे तो फिर बिलावजह फिर मुझे आपके पीछे लगना पड़ेगा, फिर तू मैं। इससे बेहतर है कि फिर हम थोड़ा सा म्यूचुअली अग्री करके और कोई बात करके फिर आगे निकल जाएं। सर, ढूंढ ढांड करके लोगों को बुलाया गया, उसमें एक ऐसा भी था जिसके ऊपर अदाकारा शबनम के रेप का इल्ज़ाम था। उसको इमरान खान साहब के बराबर में खड़ा करके उसके गले में मफलर डाला गया PTI का और उसको नॉमिनी जो है वो करवा दिया गया। उसके बाद में जब हम पढ़ा के ले भैया ये किसको ले आए हम लोग, तो उसके बाद फिर वो मफलर उससे छीन करके किसी दूसरे मुस्तहिक को, ज़ाहिर फी सबीलिल्लाह तो नहीं दिया गया होगा। तो वो जो तैयारा इस कार खैर में इस्तेमाल हुआ, उसके कुछ फ्यूज़ व बरक़ात पाकिस्तानी जमहूरियत पे, उसके एहसानात अगर आप गिनवाएं तो मेरी नॉलेज के लिए बेहतर है।
नूरुल आरफीन, पहली चीज़ तो ये, जब भी जो गवर्नमेंट बनती है इंडिपेंडेंट लोग चाहे उसको ज्वाइन करते हैं चाहे उसकी एफिलेशन में आते हैं, ये पहली बात नहीं है। ये 8 सालों 18 सालों से मैं भी देखता आ रहा हूँ और ये हर हुकूमत में ऐसे होता है। आपको याद होगा मियाँ नवाज शरीफ की जब ये इलेक्शन की रिज़ल्ट आ रही थी, हम रायबंद में बैठे थे, रिज़ल्ट आ रही थी, उस वक्त उन्होंने भी कह दिया कि भाई मैं आ रहा हूँ। उसके बाद इंडिपेंडेंट उसको भी ज्वाइन करने शुरू हो गए थे। तो ये जो ज्वाइन किया है वो इंडिपेंडेंट लोगों ने ज्वाइन किया है, ये कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदों ने ज्वाइन नहीं किया है। सेनेट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक सिस्टम है और ये सिस्टम चलता आ रहा है और आगे भी चलता जाएगा, ये भी आप इसको नहीं। रही बात सेनेट की, सेनेट के अंदर जो लास्ट सेनेट की इलेक्शन हुई उस टाइम पे मियाँ साहब भी, उस टाइम पे खान साहब कहता था कि ये जिस तरीके से हमारे बंधु ने वोट बेचे, इस मरतबा जब ये चेयरमैन सेनेट वाली इलेक्शन हुई तब पीपल्स पार्टी और PMLN भी कहती थी कि ये कैसे चीज़ें हो रही हैं। कि मैं समझता हूँ सारी पॉलिटिकल पार्टी की ये विल है कि इस सिस्टम को जो है, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जो डिसीजन करती है वो मेरिट से नहीं करती, वो करती है अपने पिक एंड चूज़, अपने सिंसियर लोगों को कि अपर हाउस के ऊपर हमारा कंट्रोल हो। अब कंट्रोल के लिए जो है वो लाजमी है, वो यही चाहेंगे कि उन बंदों को हम आगे लेके आएँ जो कब से हमारे कहने के मुताबिक चलें। तो फिर ये सिस्टम जो है लाजमी है, जिस बंदा जिस पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पे आया है तो उसको ही वोट देना चाहिए। सीक्रेट बैलेट के ज़रिए ऊपर नीचे चले जाते हैं, हार्स ट्रेडिंग भी होती है, पैसे भी चलते हैं। इस वजह से सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की विल है और ये हो जाएगा। मुझसे अगर कोई पूछा जाए तो मेरी तो ख्वाहिश है कि अपर हाउस की जो इलेक्शन है वो हकीकत में पूरे सूबे से होनी चाहिए। पूरे सूबे से उसका अगर नुमाइंदा आए, इलेक्ट होके आए 1 2 3 होके, जैसे आपके 11 लोग आते हैं, एक मरतबा 11 दूसरी मरतबा, इस तरीके से अगर आए तो वो ज़्यादा बेहतर है बनस्बत उसके। दुरुस्त है सर। आजिज धामरा साहब के पास जाने की ख्वाहिश रखता हूं सर, अगर आप थोड़ा सा ताबन फरमाएं। आजिज धामरा साहब हुजूर वाला एक चश्मकुशा बयान नासिर हुसैन शाह साहब का मेरे सामने है। फरमाते हैं कि PSL के दौरान कोरोना से बचाव के लिए इक़दाम करेंगे। सर मैं नासिर हुसैन शाह साहब का कैसे भरोसा कर लूं, क्योंकि यही वो मौसूफ हैं जो कराची में वज़ीर ट्रांसपोर्ट रहते हुए पहले कुछ हज़ार बसें, उसके बाद चंद 100 बसें चलाने का वादा कर करके अपना टेन्योर पूरा करते रहे। उसके बाद अभी हालिया दिनों में इनको जब वज़ीर बल्दियात की सौगात दे दी गई तो वज़ीर बल्दियात ने आकर के जब ये कराची में गोलीमार में जो बिल्डिंग गिरी है, कोलैप्स हुई है, उसमें उन्होंने कहा कि हम जो है करार वाकई सज़ा देंगे, और वो करार वाकई सज़ा ये थी कि 28 अफसरान को सस्पेंड कर दिया। हुजूर वाला SBCA नामी बड़े से मगरमच्छ से हार मार जाने वाला, ट्रांसपोर्ट माफिया के आगे घुटने रख के सरेंडर कर देने वाला, अब हमें कोरोना से बचा पाएगा? देखिए नूरुल आरफीन साहब, आपने नासिर हुसैन शाह के तमाम जो जाती हवाले से बातें की हैं कि एज ए मिनिस्टर उन्होंने जिन जिन वजारतों के हवाले से बातें की। अब जहां तक ट्रांसपोर्ट का इशू है, वहां पर आपको पता है कि सूबा जो है वो किस तरह फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार रहा। एक विल थी, एक ख्वाहिश थी कि वो इस तरह काम करके जाएं, मगर फेडरल की जानिब से मुसलसल NAC अवार्ड जो है वो 2015 के बाद सूबे को नहीं मिल सका। तो जाहिर है एक काम करने की उम्मीद तो जरूर थी, मगर उसमें कहीं ना कहीं हर्डल्स जरूर आते हैं। अभी आपने बात की जब वो बिल्डिंग गिरने के बाद, जाहिर है उनके खिलाफ एक इंक्वायरी होगी और जो अफसरान उसमें मुलविस पाए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि तमाम पूरी कराची के अंदर जितने भी उस इदारे के अफसरान है सबको सजा दी जाए। इंक्वायरी करके और जो अफसरान उसमें मुलविस हैं उनको ही सजा दी जाएगी। और कोरोना के हवाले से आपको ये मालूम होगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर सूबा सिंध है जो एक इमरजेंसी नाफिज की हुई है, उन्होंने टास्क फोर्स कायम किया हुआ है और तमाम पब्लिक प्लेस पे अस्पतालों के अंदर सिंध गवर्नमेंट ने अपना बंदोबस्त किया हुआ है। और रिपोर्टिंग इसलिए ज्यादा हो रही है, यहाँ के केसेस रिपोर्ट इसलिए ज्यादा हुए हैं कि सुबह काम कर रहा है। तो एक बहुत बड़ा इवेंट है। उन्होंने राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ, यहाँ पे ब्रेक की कॉल दे दी गई। आजिज धामरा साहब, रमेश कुमार साहब का सर शेख। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा।
कैसर शेख साहब हुजूर वाला, आपसे जानने का ख्वाह हूँ, टीवी वगैरह तो आप देखते ही होंगे, इश्तिहारात वगैरह भी कभी कभी सुन लेते होंगे, देख लेते होंगे। सर एक बहुत पुराना इश्तिहार की एक लाइन मुझे याद आ रही है, मैं ते होंडा ही लेसा। सर ये नाराज़ लीगी अरकान ने होंडा कंपनी डायरेक्ट पहुँच गई है। इन्होंने उस्मान बुज़दार साहब से न सिर्फ मुलाकात की बल्कि इन्होंने ये कहा कि अब आइंदा इलेक्शन भी हम खैर से PTI के प्लेटफॉर्म से ही लड़ेंगे, और वहाँ से तबर्रुकन उनसे ये वादा किया गया कि जी ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15-15 करोड़ रुपए की जो है रिश्वत, मेरा मतलब है तरक्याती पैकेज जो है वो उनको दिया जाएगा। अच्छा, ये तरक्याती पैकेज गुज़िश्ता अदवार में हराम था, रिश्वत थी, इस मरतबा इसके ऊपर हलाल का फतवा लिया जा चुका है। सर हराम और हलाल पे तबसरे के बगैर अगर आप मुझे ये जो नाराज़ लीगी अरकान की हरकत है उस पर अगर आप तबसरा फरमा के महसूस करें तो मज़ा आए। नूरुल आरफीन, आप तो देख ही रहे हैं कि ये आराम था ना, बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ मी, बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था ना कि ये जो है ये सियासी रिश्वत होती है और डेवलपमेंट प्रोग्राम ही नहीं होना चाहिए, MNAs MPOs को कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, उनको आइन और कानून के ऊपर सिर्फ डिस्कशन करनी चाहिए, असम्बलियों में बात कर। तो ये आपके सामने है, कोई किसी भी असूल पे तो रहा नहीं गया। ये 15-15 करोड़ रुपए है, लोगों को और भी मोटिवेट किया जा रहा है ना कि आप आएँ और हम अवेलेबल हैं, 15 करोड़ रुपए ले ले, जो भी आए वो ले ले। लेकिन इस तरह पार्टियां नहीं चल सकेंगी। एक बार PTI इत्तफाक से बन गई, जो कुछ उन्होंने वादे किए थे 100 दिन के, अब तो 100 हफ्ते हो रहे हैं। जो हशर किया है, यानी हमारे वक्त में हम छोड़ के गए थे 5.8% तरक्की, वो 2% पे चली गई है। तो 1500 अरब रुपए जो लोगों के जेब में जाना था ना, ये जो 3.8% तरक्की है, ये तो 1500 अरब रुपए है जो लोगों के जेब में जाना था। अब 1500 अरब की बजाय आप 15-15 करोड़ रुपए दे रहे हैं एक MNA MPO। सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, वक्त की कमी का मुझे इशारा दे दिया गया है। मैं रमेश कुमार साहब के पास जाऊंगा। रमेश कुमार साहब, हुजूर वाला, ये अब हलाल और हराम पे क्या तबसरा करना, ये जो जवाब आप देंगे वो मैं पहले ही सोच चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। सर असद उमर, जिनको मैं प्यार से प्रोफेसर डॉक्टर असद उमर दी ग्रेट कहता हूँ, इन्होंने कहा है कि अब बिजली और गैस की कीमतों में कमी होगी। अब मतलब सब तो चला गया, अब रह क्या गया है? अब अगर कम किया तो फिर क्या किया? मतलब यहां तो सब कुछ लुट गया, अब पंखा चल रहे हैं बैठे हुए। मैं पढ़ रहा था कुछ इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट ये बता रही है कि इन्फ्लेशन जो है वो इसी मार्च की एंड में सिंगल डिजिट में आ जाएगी। मैं समझता हूँ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और आज अपोजिशन वाले भी कुछ अरकान मिले थे, वो भी मान रहे थे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अब बेहतरी की तरफ जा रही है। तो ये अच्छी बात है, ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है, और मैं समझता हूँ आपको इन चीज़ों का खैर मकदम करना चाहिए कि एक जो इकोनॉमिकली एक क्रंच जो आया था मुल्क को जो सही ट्रैक के ऊपर लेके जाने के लिए, उसके ऊपर जिन लोगों ने पहले कोऑपरेट नहीं किया, थोड़ा सा तवक्कुफ है, जुज़वी तौर पर इख्तिलाफ कर देता हूं, वो क्रंच जो था वो आ गया था, यानी वो क्रंच जो था अल्लाह मारा वो खुद से आ गया था, और ये रिलीफ जो है ये आपने हमें अपने घर से दिया है, मतलब आप यही फरमा रहे हैं? नहीं, इंतहाई इख्तिसार के साथ, क्योंकि मुझे आजिज हमरा साहब के पास जाना है। में चल रहा था कि कोई टैक्स के पूछने वाला नहीं था, कोई कोऑपरेट करने वाला नहीं था। अब टैक्स नेट में लोगों को जो बढ़ाया गया है, गवर्नमेंट की कमिटमेंट देखी है कि अब इस इश्यू के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं होगा, तो लोग सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, एक मरतबा फिर इख्तिलाफ है। टैक्स नेट में इजाफे से मुताल्लिक तमाम खबरें बेबुनियाद ठहरी, क्योंकि मैं इस पे प्रोग्राम कर चुका हूं। थोड़ा सा तवक्कुफ, आजिज धामरा साहब के पास जाना चाहूंगा। मैं हमेशा आजिज धामरा साहब, आदमी की लीडर की नीयत साफ हो तो खुदा की भी रहमत होती है, और खुदा की रहमत से हालात ऐसे साजगार हो जाते हैं जिससे जो है वो माहौल बेहतर बन जाता है। तो आपको इन चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए। रही बात जो आपने 15 करोड़ की बात की, कोई ऐसी 15 करोड़ की बात नहीं है। हर गवर्नमेंट अपने लोगों के हल्के के अंदर उनको वहाँ पे कहती है आप हल्के के अंदर जो सही खर्चा है वो आप करें,
तो उसका मतलब ये नहीं कोई MNA MP अपने जेब में लेके जा रहा है। ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा है। ये पाकिस्तान आज जहाँ पे जो चला गया पाकिस्तान में आपने नवाज शरीफ के किसी MNA और MPA, इमरान खान साहब ने किसी MNA और MPA की कलाई पकड़ के उसके जेब से हरे नीले लाल पीले नोट बरामद किए थे, जो उस वक्त अपोजिशन में खड़े रह करके उन्होंने बबांगे दुअल इस एक रकम को रिश्वत करार दिया था। दूसरी बात जो आप एहसान जता रहे थे, आप ये कह रहे थे टैक्स नेट में एक्सपेंशन, हुजूर वाला इस पे बाकायदा प्रोग्राम ठोक चुका हूं। टैक्स नेट पे हुकूमत को जितनी बड़ी सुबकी का जो है वो सामना करना पड़ा है वो तारीखी है। कितने लोग, कितने ताजिर जो है वो टैक्स नेट से बाहर जा चुके हैं। आप कह रहे हैं टैक्स नेट में, सर पेट्रोलियम लेवी के जरिए आप जो है वो टैक्स का खसारा पूरा कर रहे हैं, और आप मुझे लाल गुलाबी मुश्किल मुश्किल बातें बता रहे हैं ताकि मैं उलझ जाऊं। वाकई में उलझ जाता, लेकिन अगर मैं ये फिगर सही नहीं है नूर अल आरफीन, सर फिगर सही नहीं है। ये आपने ब्रेकिंग न्यूज दी है नाजरीन। रमेश कुमार साहब हमारे साथ थे, कैसर बशीर साहब, आजिज धामरा साहब, तीनों मौजूद मेहमानों को अपने शो में शिरकत के सब्र पर मैं अज़्म हौसले पर दाद देते हुए यहाँ उनसे रुखसत की इजाज़त चाहता हूँ। नाजरीन ये था आज का प्रोग्राम। कल इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।